हेलो दोस्तों। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। देखो ये एवोल्यूशन का टॉपिक है और जेनेटिक्स के कंसेप्ट भी इसमें काम आते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं कि हार्डी वीनबर्ग जो प्रिंसिपल है इसके अंदर कैसे क्वेश्चन बन सकता है और कैसे हम उसको ठीक करेंगे। तो देखो हार्डी वीनबर्ग साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था और इन्होंने ये बताया था कि एक लार्ज रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन है तो उसमें जो उसके जीन की या एलील की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो जनरेशन बाई जनरेशन कांस्टेंट रहेगी और स्टेबल रहेगी। जनरेशन बाई जनरेशन कांस्टेंट स्टेबल, इसका क्या मतलब है? जीन फ्रीक्वेंसी एलील फ्रीक्वेंसी क्या होती है और ये एवोल्यूशन को कैसे डिफाइन कर रहा है कि एवोल्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा या कैसे उससे रिलेट करता है हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले देखो हार्डी वीनबर्ग ने अपना क्या स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बोला कि अगर कोई पॉपुलेशन लार्ज रैंडम मैटिंग है, अगर कोई पॉपुलेशन है लार्ज है एंड रैंडम मैटिंग है, रैंडम मैटिंग बोले तो यानी उसमें सेलेक्टिव मेटिंग नहीं है, मेल फीमेल को सेलेक्ट करके मेटिंग नहीं करवाई जा रही है, यानी मेल और फीमेल के बीच में ऐसी रैंडमली मेटिंग हो रही है। तो ये हो गया रैंडम मेटिंग का मतलब। लार्ज का मतलब पॉपुलेशन का साइज ज़्यादा है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, यानी उसमें इंडिविजुअल ऐसे स्मॉल पॉपुलेशन नहीं है, बहुत कम इंडिविजुअल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा नंबर में इंडिविजुअल है। तो एक लार्ज रैंडम मैटिंग जो पॉपुलेशन होती है इसके अंदर, इस लार्ज रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन के अंदर जीन और अलील की फ्रीक्वेंसी, तो इन्होंने कहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन ऑब्लिक अलील रिमेन कांस्टेंट एंड स्टेबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये इनका ओरिजिनल स्टेटमेंट था। इन्होंने कहा था जीन और अलील की फ्रीक्वेंसी जो है ये जनरेशन टू जनरेशन क्या रहेगी? स्टेबल रहेगी और उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, मतलब कांस्टेंट भी रहेगी। मैं समझाता हूं क्या चक्कर है जनरेशन टू जनरेशन। देखो इनकी शर्त ये थी कि अगर पॉपुलेशन लार्ज है, साइज बड़ा है और रैंडम मेटिंग है, मतलब उसमें मेटिंग सेलेक्टिव नहीं है, मेल फीमेल को सेलेक्ट करके मेटिंग नहीं करवाई जा रही है, तो उसके अंदर जो जीन और अलील की फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी और स्टेबल रहेगी जनरेशन टू जनरेशन। ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे मान लो ये टोटल पॉपुलेशन है, जैसे आप पहले देखो ए कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको बात करें हम स्मॉल ए कैपिटल ए, ऐसे आपको कभी भी लिखा मिलेगा ना तो ये आपको इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी एक इंडिविजुअल जो होता है उसके पास दो अलील तो होंगे एक ट्रेट के, तो उसके अंदर तो ये ऐसे लिखा मिलेगा इसकी फ्रीक्वेंसी, तो आपको फ्रीक्वेंसी लेनी है इंडिविजुअल्स की। मैं बताऊंगा कैसे। और वो लिखेगा ए की फ्रीक्वेंसी या स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी, तब आपको अलील मानना है, इसको जीन या अलील मानना है, यानी ये डोमिनेंट अलील है और ये रिसेसिव अलील है। तो पहले तो इसकी बात सुनो, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा था कि मान लो कोई भी अलील है इनमें से कैपिटल ए या स्मॉल ए, जैसे मान लेते हैं हम कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी 0.2 है किसी जनरेशन में, किसी पॉपुलेशन के अंदर ए अलील की फ्रीक्वेंसी ए है डोमिनेंट अलील। कैपिटल से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डोमिनेंट को। तो ए डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी जो है कितनी आ रही है? 0.2। अब ये इस जनरेशन में अगर 0.2 है तो अगली जनरेशन में भी 0.2 रहेगी और उससे अगली में भी 0.2 रहेगी और उससे अगली में भी 0.2 रहेगी। मतलब ये फ्रीक्वेंसी बदल रही है नहीं बदल रही? तो ये बिल्कुल ही आगे चलते चलते नहीं बदल रही है, 0.2 ही है। ऐसा इन्होंने कहा था कि ये फ्रीक्वेंसी स्टेबल है, इसमें चेंज नहीं हो रहा है इजीली और इसकी वैल्यू फिक्स है। कितनी है? 0.2। इसका मतलब ये पॉपुलेशन हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। तो इन्होंने कहा था अगर किसी पॉपुलेशन पे हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल काम कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इस जनरेशन में जितनी थी किसी अलील या किसी जीन की, वो भी अगली जनरेशन में वही सेम रहने वाली है। तो ये यही रहेगी, कांस्टेंट और स्टेबल रहेगी हर जनरेशन में। अब बताओ, उसने एक फॉर्मूला दिया था कि अगर आपको डोमिनेंट की पता है तो आप रिसेसिव की बता सकते हो। टोटल दोनों की फ्रीक्वेंसी मिला के होगी 1, तो इसकी अगर 0.2 है तो दूसरे वाले की हो जाएगी 0.8। तो इन्होंने कुछ फॉर्मूले भी दिए थे इसके लिए। पहले तो बताओ क्या इसकी डेफिनेशन जो लिखी गई थी वो समझ में आ चुकी है कि अगर कोई पॉपुलेशन लार्ज है, ये पहली शर्त है कि पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए और रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। तो ऐसी पॉपुलेशन के अंदर किसी भी जीन या अलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी जनरेशन टू जनरेशन, जैसा यहां दिख रहा है। ठीक है, अब आप बताओ, इन्होंने फॉर्मूला दिए थे। पहला फॉर्मूला था P + Q = 1, ये आपने पढ़ा होगा। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा? P² + 2PQ + Q² = 1। अब मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूं कि ये P + Q = 1 और P² + 2PQ + Q² = 1 ये क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअल में, ये किसको एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो देखो, अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस पी की, इनको मैं हटा देता हूं, चलो आगे ले लेते हैं। इसमें बात करें हम पी की, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 में पी की बात करें तो पी है इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, यानी जो डोमिनेंट अलील है उसकी फ्रीक्वेंसी इसमें किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, पी से। अगर हम बात करें क्यू की, तो क्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। जनरली आपने देखा होगा हम डोमिनेंट अलील को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो यहां मैं लिख दूं ये फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए की है, मान लो हम ए से रिप्रेजेंट करें अलील को, तो ये फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाएगी, स्मॉल ए की। तो अगर आपको स्मॉल ए या कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उनकी जगह टर्म यूज करना पी और क्यू। अगर मैं बात करूं दोबारा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर में, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनका भी सम टोटल कितना आएगा 1। तो इसमें जो पी स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर है उन इंडिविजुअल्स का जो होमोजाइगस डोमिनेंट है। अब होमोजाइगस डोमिनेंट क्या होता है, जैसे होमोजाइगस डोमिनेंट इस एलील के लिए देखूं तो कैपिटल ए हो जाएगा, यानी ये पी स्क्वायर उन इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी है, ये जीन अलील की फ्रीक्वेंसी नहीं है, उन इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी है जिनके पास जीनोटाइप ये है। ऐसे इंडिविजुअल्स जो ये जीनोटाइप रखते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को हम पी स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो पहले तो ये ध्यान रखो, जीन या अलील की फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो पी और क्यू यूज करना, और उसमें इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको यूज करना पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर या 2pq। और एक खास बात और याद रखना, वो ये है कि फ्रीक्वेंसी का सम टोटल होता है 1। इन सब में इस फ्रीक्वेंसी का सम टोटल कितना आ रहा है 1। तो अगर आपको वैल्यू 1 से ज्यादा दिख रही है तो समझ जाना ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, नंबर है। तो वो क्या करेगा, नंबर से फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी से नंबर निकलवाएगा, और उसमें हम फंस जाते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे फ्रीक्वेंसी से नंबर, नंबर से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो पहली बात तो ये याद रखो कि फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये है अलील या जीन की, और ये वाली इंडिविजुअल्स की है। और ये बताओ पी स्क्वायर कौन से इंडिविजुअल्स की है, तो वो इंडिविजुअल्स की है जिनके पास कौन सा जीनोटाइप है, कैपिटल ए, कैपिटल ए। बताओ कैपिटल ए को मैं क्या कहूंगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना, ये इंडिविजुअल्स की है, ये इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना। दूसरा ये, तो ये वाली किसकी है बताओ, होमोजाइगस रिसेसिव की। जो इंडिविजुअल होमोजाइगस रिसेसिव हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बताओ, ये वाली। और होमोजाइगस रिसेसिव को किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, स्मॉल ए से। फिर बात करते हैं 2pq की, तो 2pq किसकी फ्रीक्वेंसी है, हेट्रोजाइगस की। और हेट्रोजाइगस को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, कैपिटल ए स्मॉल ए से। अब आप यहां फंस सकते हो इस पे, अपन जनरली कैपिटल ए स्मॉल ए को हेट्रोजाइगस लिखते हैं तो हम इसको पी क्यू मान लेते हैं। ध्यान रखना, पी क्यू हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी नहीं है। हेट्रोजाइगस जब आप पढ़ोगे मेंडल वाले रूल, तो 1:1 का रेशियो जो आता है उसमें हेट्रोजाइगस डबल होते हैं। तो हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी 2pq ना बोल के आप pq ना बोल के 2pq बोलो। तो ये याद रखना, हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी pq नहीं रखनी है आपको, क्या रखना है याद, 2pq। एक यहां फंस सकते हो आप, एक जब भी हेट्रोजाइगस से पूछेगा आपको 2pq बतानी है, क्योंकि ये होमोजाइगस से डबल है। अब इसमें मैं आपको सवाल कराता हूं, देखो जैसे सबसे पहले मैंने आपसे कहा टोटल पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल, टोटल इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि टोटल इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन है 1000। मान लो इसमें 1000 टोटल पर्सन है, उसमें से जो ये वाला जीनोटाइप रखने वाले इंडिविजुअल है, मतलब वो कहेगा टोटल इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज 1000 एंड इंडिविजुअल हैविंग दिस जीनोटाइप, मतलब इंडिविजुअल हैविंग होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप आर 360। तो बताओ ये स्मॉल ए क्या है, तो ये है होमोजाइगस रिसेसिव। तो अगर होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप रखने वाले ये हैं और इनका नंबर दे रखा है उसने 360, अब आपसे उसने कहा है कि आप इसमें पी भी बताइए, क्यू भी बताओ। अब आपको पी क्यू नहीं लिखेगा, वो लिखेगा आपसे कि डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी बताओ। एक तो आपसे कहेगा कि डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील क्या होगी। फिर वो कहेगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील क्या होगी। आपसे पूछेगा फ्रीक्वेंसी रिसेसिव अलील की क्या होगी, ये भी पूछेगा। तो ये भी फ्रीक्वेंसी है, तो पहले तो ये फ्रीक्वेंसी पूछेगा। दूसरा वो पूछेगा नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस
डोमिनेंट, दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव एंड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स। आपसे उसने कहा सब कुछ निकाल के बताओ इसमें कौन कौन सी कितनी एंटिटीज आएंगी। तो सबसे पहले कहा उसने टोटल पॉपुलेशन का डेटा दिया है कि 1000 है और होमोजाइगस रिसेसिव उसमें 360 हैं। तो आप होम डोमिनेंट अलील की, रिसेसिव अलील की नंबर बताओ, होमोजाइगस डोमिनेंट का, रिसेसिव का, हेट्रोजाइगस का, और फ्रीक्वेंसी भी बताओ। तो हम इससे सब कुछ निकालेंगे। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आप पी और क्यू निकाल लो, डोमिनेंट और रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी निकाल लो। जैसे मैंने आपसे कहा टोटल कितने हैं, 1000, टोटल 1000 है। इनमें से रिसेसिव वाले कितने हैं, अब रिसेसिव वाले को मैं ऐसे लिखूंगा। तो रिसेसिव में आपको इंडिविजुअल का नंबर बता रहा हूं या उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा हूं। अब आप देखो सवाल में दिया हुआ है 360, तो क्या 360 का भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है क्या? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो मैक्सिमम कितनी है, 1। तो ये तो 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये नंबर है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो। फ्रीक्वेंसी निकालना आपको आता ही है। जिसकी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो आप उसका नंबर लिख दो और उसको टोटल से क्या कर दो, डिवाइड, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो बताओ इस स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। तो मैं आपको फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूं किसकी, स्मॉल ए की। वो कितनी आ जाएगी बताओ, 360 को डिवाइड कर दो कितने से, 1000 से, तो ये आएगी 0.36। अब बताओ ये 0.36 क्या आई है, स्मॉल ए जीनोटाइप रखने वाले इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब ये क्यू स्क्वायर है। क्या है ये? और जो मैंने आपको सवाल में सब कुछ समझाया था पहले, क्यू स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको यहां लिख दिया जाएगा क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0.36। अब आपको इतना समझ में आता ही है कि अगर क्यू स्क्वायर 0.36 है तो क्यू कितना हो जाएगा, 0.6। तो 0.6 क्या हो जाएगा, क्यू। अब आपको मैंने अभी बताया था जस्ट P प्लस Q का सम टोटल होगा 1। तो अगर Q 0.6 है तो P कितना हो जाएगा, 0.4। ये तो ऐसे हो जाएगा। तो अगर Q 0.6 आ गया तो P कितना हो जाएगा, 0.4। तो हमारे पास ये भी आ गया। अगर हम बात करें आगे किसकी, P स्क्वायर की, तो P स्क्वायर आ जाएगा अपने पास 0.16, क्योंकि इस P का स्क्वायर कर दो। तो P स्क्वायर कितना आ गया, 0.16। बताओ Q स्क्वायर कितना आ गया, दे ही रखा है 0.36। बताओ 2PQ ही तो बचा है, तो 2PQ आ जाएगा 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4। बताओ कितना आ जाएगा, 0.48 के आसपास आ जाएगा। तो क्या फ्रीक्वेंसी तो मैंने सबकी बता दी आपको। P की कितनी आई, 0.36, Q की कितनी आई, Q स्क्वायर की कितनी आई, 0.36, P की कितनी आई, 0.4, Q 0.6 है, और बाकी ये स्क्वायर करके निकाल लिया अपन। ध्यान रखना हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी है ये किसी जीन की फ्रीक्वेंसी नहीं है। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी 2PQ से लिखेंगे ऑलवेज, वो 0.48 आ गई है। अब मैं आपसे पूछा हूं सबका नंबर बताओ। तो देखो आपसे कहा जाएगा एक तो आप P स्क्वायर का नंबर बताओ, एक आप Q स्क्वायर का नंबर बताओ, और एक आप 2PQ का नंबर बताओ। तो देखो Q स्क्वायर का नंबर उसने पहले ही दे रखा है, 360 है। ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर है, ये इंडिविजुअल का नंबर है, उसने दे रखा था। फ्रीक्वेंसी कितनी थी Q स्क्वायर की, 0.36। तो Q स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी तो ये थी, पर Q स्क्वायर जीनोटाइप जिनके पास था ये वाला, उनका नंबर ये था। अब आप मुझसे कह रहा हो इनके सबके नंबर निकालो। आप बताओ P स्क्वायर कितना है, तो P स्क्वायर की वैल्यू निकल गई हमारे पास 0.16। बताओ 2PQ कितना निकल गया, 0.48। तो फ्रीक्वेंसी दे दी। अब वो कह रहा है इस फ्रीक्वेंसी से नंबर बताओ, 360 मेंबर तो ऐसे 1000 में से, तो ये कितने होंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि बताओ P स्क्वायर कितने हो गए, 0.6 फ्रीक्वेंसी रख रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली थी अभी अपन ने, जस्ट फ्रीक्वेंसी निकाली थी हमने। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टोटल नंबर उस इंडिविजुअल का डिवाइडेड बाई, मतलब उस इंडिविजुअल का नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, ऐसी निकाली थी। फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी लिख दी, 0.16। बताओ क्या नंबर इससे आ जाएगा इंडिविजुअल का, और टोटल हमको पता ही है 1000। अरे फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या था, जो इंडिविजुअल है उनका नंबर, उसको टोटल से डिवाइड कर दो और उसको लिख दो ऐसे, तो ये आ गई आपके पास क्या, फ्रीक्वेंसी। अब बताओ नंबर निकालते हैं कितना आ रहा है। तो नंबर निकलेगा तो इसका नंबर, इसको 0.6 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से, तो पॉइंट हट जाएगा, कितना आ जाएगा, 160। ऐसे ही आप 2PQ निकाल दो। तो 2PQ की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 0.48, डिवाइडेड इसका नंबर लिख दो और डिवाइड किससे कर दो, टोटल नंबर से। तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 480। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि ऐसे इंडिविजुअल्स का नंबर बताओ जो हेट्रोजाइगस हैं।
तो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप रखने वाले इंडिविजुअल्स का नंबर आया हमारे पास निकल के 480, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स का नंबर आया हमारे पास 160 और हेट्रोजाइगस का नंबर उसने दे ही रखा है कितना 360 और ये टोटल मिला के 1000 हो जाएंगे। तो इसमें आपको कई तरह से वो मेहनत करवा सकता है। जैसे मान लो मैं आपको सीधा कहता इसमें कि इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का नंबर 480 है और होमोजाइगस डोमिनेंट का नंबर 160 है, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो इनमें जो 1000 में से दोनों जितने हैं और वो जो कम पड़ेंगे वो कौन से होंगे, यही वाले तो होंगे। मतलब इन तीनों का सम टोटल 1000 है और कोई दो वैल्यू मैं आपको दे दूंगा तो इन दोनों को प्लस करके इसमें हटा दो। आगे समझ में? तो देखो हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी आप सम टोटल से देख के भी निकाल सकते हो। तो जब आपको फ्रीक्वेंसी से नंबर और नंबर से फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़े तो ध्यान रखना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक जैसे मान लो सबसे पहले आपको निकालनी है फ्रीक्वेंसी। क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी किसकी? पी और क्यू की। पी निकल आया तो बताओ पी स्क्वायर निकल जाएगा, क्यू आ गया तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा, 2pq अपने आप आ जाएगा। पर ध्यान रखना ये फ्रीक्वेंसीज हैं। क्या है ये? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एक से ज्यादा पॉसिबल है ही नहीं, फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑलवेज एक से कम ही आनी है इनकी और एक से कम वैल्यू जो आएगी फ्रीक्वेंसी की। अब बात करें नंबर की, तो देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम? किसी भी एंटिटी की फ्रीक्वेंसी के लिए उसका नंबर जिसकी आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ऐसे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसका नंबर उसको टोटल से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी। पर मैं आपसे पूछूं, नंबर पूछ लिया मैंने तो कि मैंने फ्रीक्वेंसी मेरे को पता है, अभी पता चली थी 0.48 फ्रीक्वेंसी पता है और इस फ्रीक्वेंसी वाले इंडिविजुअल्स का टोटल नंबर बताओ कितना है। तो देखो नंबर में क्या हो जाएगा, तो नंबर आप जब निकालोगे तो इसको फ्रीक्वेंसी के सीधे किससे मल्टीप्लाई कर दो? टोटल से, तो नंबर आ जाएगा। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है, एक तो हेट्रोजाइगस को टोपी क्यों लेना है और एक फ्रीक्वेंसी से नंबर और नंबर से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कभी कभी हम नंबर को फ्रीक्वेंसी समझ जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, एक से कम कम आएगी। पहले पी निकालो, क्यू निकालो। इजी आपको पता ही है, रूट कैसे लेते हैं, 0.4 0.6 वो डेटा ऐसे ही देगा जैसे रूट इजी आएगा, तो और आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। और जब आप गड़बड़ हो आपसे तो आप पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 करोगे तो आ जाएगा। और बताओ इन तीनों का सम टोटल नंबर दे रखा होगा उसने। तो ऐसे आप इस सवाल को करना। तो ऐसा जब भी सवाल आए आपका अप्रोच ये रहेगा कि आप P और Q पे पहले फोकस करो और जैसे P और Q आएगा तो हमारे पास आएगी फ्रीक्वेंसी। इससे आप किसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो? पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर और 2pq, इन तीनों फ्रीक्वेंसीज को निकाल सकते हो। और एक बार हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई तो क्या नंबर इजीली आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी से हम नंबर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नंबर और फ्रीक्वेंसी आपस में कैसे दिक्कत करेंगी वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कोई पॉपुलेशन हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन है, मान लो कोई पॉपुलेशन है जो पहले से ही हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब वहां हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम एब्सेंट है, प्रेजेंट है? प्रेजेंट है। कोई पॉपुलेशन हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, बताओ ये इवोल्यूशन कर रही है नहीं कर रही, इसमें इवोल्यूशन चल रहा है नहीं चल रहा? तो आप ध्यान रखना, अगर हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम है इसका मतलब वहां इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, इवोल्यूशन नॉट अकर्स। मैंने क्या कहा है आपसे कि कोई पॉपुलेशन हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसमें हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रखा है, तो पता चलेगा उसमें एवोल्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा। अब मैं आपसे कहूं कौन कौन से फैक्टर हैं जो हार्डी वीनबर्ग को अफेक्ट करते हैं, तो 5 फैक्टर हैं। और 5 फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो आपने सुना होगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो पहला फैक्टर तो है क्रॉसिंग ओवर, या इसको हम क्या लिखेंगे? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो एक फैक्टर तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा फैक्टर हो गया म्यूटेशन। तीसरा हो गया नेचुरल सिलेक्शन। चौथा हो गया जीन माइग्रेशन और अगला हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर मैं आपसे पूछूं ये 4-5 फैक्टर जो हैं अगर ये प्रेजेंट हुए किसी पॉपुलेशन के अंदर तब तो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर ये नहीं हुए तो इक्विलिब्रियम में है। तो मैंने 5 फैक्टर बताए कौन कौन से, एक तो है क्रॉसिंग ओवर या इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोल दो, दूसरे को म्यूटेशन बोल दो, तीसरे को नेचुरल सिलेक्शन बोल दो, फोर्थ जीन माइग्रेशन है और अगला जेनेटिक ड्रिफ्ट है। ये आपने पढ़े होंगे। तो मैं आपसे पूछूं ये 5 फैक्टर अगर हैं, अगर किसी पॉपुलेशन में ये 5 फैक्टर हैं, इनमें से कोई सा भी एनी ऑफ दिस, कोई सा भी एक फैक्टर इनमें से है, बताओ ये मेंटेन रहेगा डिस्टर्ब हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये 5 तो एब्सेंट होने चाहिए। और पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए? लार्ज और रैंडम मेटिंग। तो बताओ इसकी क्या कंडीशन आ गई?
तो इसकी कंडीशन ये है, पहली तो पॉपुलेशन लार्ज और रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। और दूसरी, ये पांचों के पांचों एब्सेंट होने चाहिए, इनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, यानी ये ऑल 5 फैक्टर्स शुड बी एब्सेंट। तब जाके आप कहोगे कि ये पॉपुलेशन जो है हार्डी-विनवर इक्विलिब्रियम में है और इसमें एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। दोबारा सुन लो, मैंने आपसे कहा हार्डी-विनवर इक्विलिब्रियम मेंटेन है, इसका मतलब एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, और इसको डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर हैं 5। तो बताओ, अगर हार्डी-विनवर इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो इन पांचों में से कोई सा ही फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या इसमें क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या म्यूटेशन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या इसमें नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए? नहीं। क्या इसमें जेनेटिक जीन माइग्रेशन होना चाहिए? नहीं। क्या इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट होनी चाहिए? नहीं। मतलब इन पांचों में से कोई सा भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बताओ, हार्डी-विनवर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए या पॉपुलेशन इसको फॉलो कर रही है तो उसके लिए क्या शर्तें हैं? एक तो पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए, और एक कैसी होनी चाहिए? रैंडम मेटिंग। और ये 5 फैक्टर क्या होने चाहिए? एब्सेंट। 5 या पांचों के पांचों एक सारे एब्सेंट होने चाहिए। अगर मैं आपसे दूसरी कंडीशन बताऊं कि मान लो हार्डी-विनवर्ग इक्विलिब्रियम हार्डी-विनवर्ग इक्विलिब्रियम एब्सेंट है, या मैं कहूँ डिस्टर्ब्ड है। तो अगर मैंने इसको डिस्टर्ब लिखा है, इसका मतलब क्या? पॉपुलेशन एवोल्यूशन कर रही है, इसमें एवोल्यूशन हो रहा है, नहीं हो रहा? तो इसमें एवोल्यूशन हो रहा है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि एवोल्यूशन अकर्स, इसमें एवोल्यूशन हो रहा है। और इसको डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर कौन से हैं वो सुनो। कब ये डिस्टर्ब होगा? तो अगर ये डिस्टर्ब है और इसमें पॉपुलेशन में एवोल्यूशन हो रहा है, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि एक तो पॉपुलेशन होनी चाहिए स्मॉल, और एक होनी चाहिए रैंडम मेटिंग या सेलेक्टिव मेटिंग। सेलेक्टिव मेटिंग यानी एक तो पॉपुलेशन लार्ज नहीं होनी चाहिए और एक रैंडम मेटिंग नहीं होनी चाहिए, सेलेक्टिव मेटिंग होनी चाहिए। मतलब रैंडम होनी चाहिए इसमें मेटिंग है, नॉन रैंडम। नॉन रैंडम मतलब हम सेलेक्ट करके इसमें मेटिंग कर रहे हैं। दूसरा, ये जो 5 फैक्टर मैंने आपको बताए थे, इनमें से कोई सा भी एक प्रेजेंट हो गया, 5 के 5 या कोई सा भी एक, तो उसको डिस्टर्ब कर देगा वो। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि इनमें से मान लो जीन माइग्रेशन हो रहा है, बाकी के नहीं हो रहे 5, कोई बात नहीं, जीन माइग्रेशन भी हो रहा है तो भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इनमें से इन पांचों में से कोई सा ही फैक्टर एक भी आ गया तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं आपको लिख देता हूं यहां एनी ऑफ दीज 5 फैक्टर्स या एनी वन ऑफ दीज 5 फैक्टर्स प्रेजेंट। मतलब उन 5 में से, वो 5 में से उनमें से कोई भी एक, एनी वन, कोई भी एक प्रेजेंट हुआ डिस्टर्ब कर देगा। जैसे मैंने आपसे कहा बाकी सब एब्सेंट है पर जीन माइग्रेशन प्रेजेंट है तो भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। मैंने कहा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, बाकी सब एब्सेंट तो भी इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसको डिस्टर्ब कर देगा। क्या इसमें नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है तो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। मैंने कहा इसमें जीन माइग्रेशन हो रहा है तो भी डिस्टर्ब हो गया। क्या म्यूटेशन हो रहा है तो भी डिस्टर्ब हो गया। और कौन सा बच गया? जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया तो भी दिक्कत आ जाएगी। अब क्या एसेंस है इसका, या क्या इसकी समरी है? क्या बताया मैंने? अगर इन 5 में से कोई सा भी एक फैक्टर प्रेजेंट हुआ और पॉपुलेशन स्मॉल एंड सेलेक्टिव मेटिंग हुई तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्डी-विनवर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका मतलब पॉपुलेशन एवोल्यूशन कर रही है। और अगर इनमें से 5 के 5 एब्सेंट हैं और पॉपुलेशन लार्ज और रैंडम मेटिंग है, इसका मतलब इसमें इक्विलिब्रियम है और ये एवोल्यूशन नहीं कर रही है। तो ये हार्डी-विनवर इक्विलिब्रियम था। इससे आगे शायद इसमें कुछ पूछे। तो इसमें मेन बात तो यही थी कि इसमें फ्रीक्वेंसी जो है ये एक जनरेशन में या जनरेशन टू जनरेशन, तो जनरेशन टू जनरेशन फ्रीक्वेंसी मेंटेन है, एक जनरेशन में नहीं। तो ये है हार्डी-विनवर। इसको आप अच्छे से तैयार कर लो, क्वेश्चन इससे मिल सकता है। थैंक यू।